यूपीएससी ने ना हमसे ना 2019 में पूछा था। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल बिलियन ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ, कि भाई ब्लैक होल का मर्जर हुआ है और साइंटिस्ट ने पता लगाया ब्लैक होल का मर्जर हुआ है ना। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, ब्लैक होल का मर्जर हुआ है। तो इससे क्या हुआ ये बताइए कि ना इससे क्या मतलब क्या इफेक्ट पड़ा, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। हिग्स बोसोन पार्टिकल वर डिटेक्टेड। गलत है ये, क्योंकि हिग्स बोसोन पार्टिकल इधर गॉड पार्टिकल बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। यूपीएससी ने इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछ रखा है, अभी पूछा था तो 1-2 साल पहले ही, है ना। तो वो अलग है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड, ये हो सकता है ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड। सिंगुलरिटी तो पूरा ही गलत है भाई, सिंगुलरिटी तो पता है ना कि ये बिग बैंग से जुड़ा हुआ है। पॉसिबिलिटी टू इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वार्म होल तो बिल्कुल गलत है ये, मतलब ये तो कोई पूरा दूर दूर तक इसका रिश्ता ही नहीं है। तो इसका ये है ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड, ठीक है। और ग्रेविटेशनल वेव्स जब डिटेक्ट होती हैं जब स्पेस टाइम में ना कुछ खराबी आ जाती है, मतलब स्पेस टाइम 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, कि कोई इतना बड़ा इवेंट हुआ है कि स्पेस टाइम 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के, मतलब स्पेस टाइम हिल गया, बड़े इतना बड़ा इवेंट हुआ है। देन यूपीएससी ने हमसे 2017 में पूछा इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्ट्रैंड मॉड्यूल किससे रिलेटेड है यार। जिस व्यक्ति को सिंगुलरिटी पता होगा, इवेंट हॉरिजन पता होगा, वो आराम से लगा नहीं देगा। ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स से रिलेटेड है। फिर इन्होंने हमसे ब्लैक होल के बारे में पूछा कि ब्लैक होल क्या होता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ब्लैक होल डज नॉट एमिट एनी रेडिएशन, कन्वर्ट यूवी रेडिएशन इन इंफ्रारेड रेडिएशन, एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन। इसका आंसर है एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन दैट फॉल ऑन इट, ठीक है, ये इसका आंसर है। ब्लैक होल, अब ब्लैक होल के बारे में पूछा था यूपीएससी ने हमसे। ब्लैक होल एक डाइंग स्टार है, ये भी ठीक है। देन इन्होंने हमसे पूछा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसने किस को डिस्कस किया है। उसने लाइट इफेक्टेड बाय ग्रेविटी को डिस्कस किया है, कि लाइट किस प्रकार इफेक्टिव होती है ग्रेविटी से। उसने बोला है कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। उसने बोला, हबल ने भी बोला, उसने बोला है कि मैटर होता है ना वो खुद को मैटर रैप इट्स सराउंडिंग बाय स्पेस टाइम, मैटर खुद को रैप कर लेता है स्पेस टाइम में, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व बाय एनालाइजिंग ऑप्शन ए इज इजीली एलिमिनेटेड सिंस हिग्स बोसोन इज हर्ड न्यूज रिलेटेड सरहिन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हिग्स बोसोन की ना न्यूज़ में था, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ना सरहिन एक्सपेरिमेंट, उसके कारण ये न्यूज़ में था हिग्स बोसोन। अब देखते हैं विच वी ऑल आर अवेयर अबाउट ऑप्शन सी इज क्लियरली स्टिल अ theoretical phenomena because if traveling through wormhole into other universe had become possible or it would be aware, ठीक है। जो वर्म होल है ना ये, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है भाई सब बंदे इससे अवेयर होते यार। आप धरती पे तो अभी वो बना नहीं है, अब पृथ्वी में बन, धरती पे जो एलन मस्क उसकी बात कर रहा है, वो ट्यूब की बात नहीं कर रहा, वो तो बना नहीं है। वहाँ पर कैसे बन जाएगा अभी। तो अभी ये थ्योरिकल फार्मूला है ना। तो एलिमिनेटिंग डी इट्स बिट डिफिकल्ट, जो सिंगुलरिटी वाला ऑप्शन है जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, यूरोपियन जो सरनिन एक्सपेरिमेंट है, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का एक्सपेरिमेंट है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल फिजिक्स की लेबोरेटरी में होता है। सरनिन में मेन एक्सपेरिमेंट लार्ज हैड्रॉन
कोलिडर है जिसमें प्रोटॉन को हाई स्पीड पर कोलाइड करके उनके अंदर छोटे पार्टिकल का पता लगाया जाता है। इससे यूनिवर्स के ओरिजिन और मैटर की प्रॉपर्टी को समझने में मदद मिलती है। LHC लार्ज hadron कोलिडर ने 2012 में इस बोसन पार्टिकल को डिस्कवर किया था, जो फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अब दोबारा पढ़ लेते हैं। जो सर्निन था ना, जो सर्निन एक्सपेरिमेंट है, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का एक्सपेरिमेंट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। सर्निन में जो मेन एक्सपेरिमेंट था उसमें लार्ज हैड्रॉन कोलिडर है जिसमें प्रोटॉन को हाई स्पीड कोलाइड करके उनके अंदर से छोटे पार्टिकल का पता लगाया जाता है। और इससे क्या होता है, यूनिवर्स के ओरिजिन और उसकी मैटर प्रॉपर्टीज़ को समझने में मदद मिलती है। ये लार्ज hadron कोलिडर ने 2012 में हिग्स बोसॉन पार्टिकल का डिस्कवर किया, जो पार्टिकल फिजिक्स को समझने में महत्वपूर्ण पड़ाव था। ये हमने पढ़ लिया। देन अब हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएटेड बाय डिस्टॉर्शन इन स्पेस टाइम। हम पहले पता कर चुके हैं कि भाई जब स्पेस टाइम में कुछ डिस्टॉर्शन होती है उसके कारण ग्रेविटेशनल वेव पैदा होती है। भाई ग्रेविटेशनल वेव से यार कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा तभी तो होगा। ऐसा कब होगा, जब कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल का मर्जर होगा, कॉलिजन होगा दो ब्लैक होल का बिलियन टाइम ईयर बिगर देन सन, है ना, जो सन से बहुत बड़े होंगे। हिग्स बोसन पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल है। जो हिग्स बोसन पार्टिकल है ना, ये है एलिमेंट्री पार्टिकल है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल है विद इन स्टैंड मॉडल ऑफ फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। और ये ना, ये इंटरेक्ट करते हैं और ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये दूसरे पार्टिकल को मास देने का काम करते हैं। ये बहुत अनस्टेबल होते हैं और तुरंत टूट जाते हैं। इनकी डिस्कवरी लार्ज हैड्रॉन कोलिडर में हुई थी 2012 में, ठीक है। इसमें यही बात बोल रखी है कि इनकी डिस्कवरी वो लार्ज hadron कोलिडर में हुई थी 2012 में, जो सर्निन एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है। और जो वार्म होल थ्योरी है ना, इसमें स्पेस टाइम में ये कहता है कि स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट बना सकते हैं जिससे दूसरी गैलेक्सी तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसे आइंस्टाइन और आइंस्टाइन के दोस्त नॉर्थन रोशन जो फिजिसिस्ट थे, उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उस पर बेस्ड था, इसलिए इसे आइंस्टाइन रोशन ब्रिज के नाम से जानते हैं। जो सिंगुलरिटी है ना, ये सिंगुलरिटी एक है कि इट इज़ अ कोर ऑफ ब्लैक होल। जहाँ पर सारी दुनिया एक सिंगल पॉइंट पे थी ना, ये कोर ऑफ ब्लैक होल है। जहाँ पर सारा मास एक जगह था, सारी डेंसिटी एक जगह थी, सब कुछ एक जगह था, है ना, ये था। और ये लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब इसने बोला कि सिंगुलरिटी इवेंट हुआ, बिग बैंग हुआ, जिससे सब कुछ फैल गया। अब न्यूट्रोनो फॉग, एक अमेरिका का ना LZ लुक्स जेपलिन डार्क मैटर डिटेक्टर मिशन चल रहा है अमेरिका का। ये वो चल रहा है तुम्हारा, कहाँ पर चल रहा है, दे तो रखा था। ये पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर दूर सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी ऑफ साउथ डकोटा में चल रहा है। अब इसका काम था डार्क मैटर को पता लगाना। परंतु भाई डार्क मैटर का क्या पता लगाएगा, कि वो तो बीच में तो न्यूट्रिनो फॉग आ गया। अब न्यूट्रिनो फॉग के बारे में पढ़ेंगे हम, पर हम ये पहले देख लें कि डार्क मैटर का पता लगाने के लिए इस दुनिया में और कौन से मिशन चल रहे हैं। एक चल रहा है ज़ैक्सनॉन एंटी इटली वाला मिशन चल रहा है। और ये तो बहुत आसान है। ये जो जैक्सनॉन है ना, ये एक ठंडा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो जैक्सनॉन गैस को -108 डिग्री पे सेल्सियस तक ठंडा करके बनाया जाता है। ये डार्क मैटर पार्टिकल को समझने में मदद करता है, जो ये जैक्सनॉन वाला है, XENONNT। क्योंकि ये तो साफ पता लग जाएगा कि भाई ये डार्क मैटर को समझने में मदद करता है। और नेचुरली गैस है, जब उसे ठंडा करते हैं 108 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, -108 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो ठंडा हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट है। ये डार्क मैटर को समझने में मदद करता है। और ऐसे ही एक चाइना का मिशन चल रहा है, उसका नाम है पेंडेक्स 40। और ये लोग भी बेचारे फेल हो गए। अब फेल क्यों हुए हैं, एक बंदा है न्यूट्रिनो फॉग। और जो ये न्यूट्रिनो फॉग है, ये बड़ा हरामी है।
ये क्योंकि ये ना, और ये क्वार्क से बना होता है। क्वार्क एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये क्या करता है, और ये बिग बैंग से बना होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बना होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बना होता है, सुपरनोवा से बना होता है, रेडियो एक्टिव डीके ब्लैक होल से बना होता है, रेडियो एक्टिव डीके से बना होता है, मर्जर ऑफ ब्लैक होल से बना होता है। हर कहीं है दुनिया में हर कहीं है ये, है ना। अब ये क्या करते हैं, ये नॉइज़, ये बैकग्राउंड में नॉइज़ और इंटरफेरेंस करते रहते हैं और वास्ट नंबर में, और जब ये करते रहते हैं और ये डार्क मैटर को समझने में बिल्कुल हमारी मतलब माँ बहन ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, भदिया बिठा देते हैं। अब जो इसके सोर्स हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि ये सन से बना है, और ये सुपरनोवा से बना है, ये रेडियो एक्टिव डीके से बना है, ब्लैक होल मर्जर से बना है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बना है, इससे ये बना होता है। और ये मतलब ये इनका सोर्स है, पर जो इसका मेन वो है, ये क्वार्क से बना होता है, और क्वार्क एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है। अब ये जो LZ, ये डार्क मैटर के बारे में बता दूं आपको। डार्क मैटर पृथ्वी से होकर गुजरते हैं बिना किसी इंटरेक्शन से। और ये जो LZ डिटेक्टर है, ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि क्या कोई डार्क मैटर पृथ्वी में मौजूद लिक्विड जैक्सन से टकराता है या नहीं। हम आज तक नहीं बता पाए कि डार्क मैटर किससे बनता है, पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे डार्क मैटर विम्प्स, WIMPs, और AXIONS, या स्टरलाइल, ये 3 न्यूट्रॉन से मिलकर, या स्टरलाइल न्यूट्रॉन से मिलकर बना हो सकता है। ये संभावित प्रैक्टिकल है, ये केवल संभावित है भाई, ऐसा कोई 100% कन्फर्म नहीं है। विम्स एक बार लिख दूँ, स्पेलिंग लिख दूँ यहाँ पर, डार्क मैटर WIMPs, ऑक्सीजन्स एंड स्टरलाइल एंड न्यूट्रियॉन्स, ठीक, इनसे मिलके बना होता है। ठीक है। अब जो न्यूट्रिनो फॉग है, अब देख लीजिए इसका, वो देख लीजिए भाई ये कितना नुकसान करता है। ये क्या करता है, ये बहुत वीकली लेवल पर इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, और ये डिफ़िकल्ट कर देता है डिटेक्ट करना डार्क मैटर को, है ना। और ये पृथ्वी में, ये यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। ये ऐसा हमें बताता है कि भाई हमने सिग्नल कैच कर लिया है डार्क मैटर का, परंतु जब हम देखते हैं तो कोई सिग्नल नहीं होता, क्योंकि ये, और जो सिग्नल आया होता है वो न्यूट्रॉनों की वजह से आता है। अब एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग पढ़ते हैं। अब ग्रेविटेशनल फिजिक्स, जो फिजिक्सिस्ट थे, इन्होंने ना 44 न्यू स्टार को पता लगाया है कि भाई ये न्यू स्टार हैं, और इसका पता लगाया है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड मैसिव बॉडीज, है ना। ये क्योंकि जब लाइट बैंड हुई जब लाइट बैंड हुई, है ना, जब कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, और उसकी वजह से ना जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी ना वो बन गई, उसका पता लगाया है। और ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग किस टाइप की हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वीक हो सकती है, माइक्रो लेंसिंग हो सकती है। अब ये हमसे पूछ लिया ग्रेविटेशनल लेंसिंग से किसका पता लगा सकते हैं भाई, जो तुम्हारा यूनिवर्स में चीज़ें हैं उनका पता लगा सकते हैं। ये पूछेगा कि भाई ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, नहीं भाई, वीक भी होती है, माइक्रो लेंसिंग भी होती है। अलाउड टू स्टडी, ये हमारी डार्क मैटर में समझने में मदद कर सकती है, डिस्टेंट गैलेक्सीज को समझने में मदद कर सकती है, एक्सो प्लानिट को समझने में मदद कर सकती है। ये कैसे बनती है, ये जब बनती है जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और मैग्नेट और ग्रेविटेशनल फील्ड, जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड बनती है। हबल है ना, हबल टेलीस्कोप क्या था, उसने बोला भाई यूनिवर्स फैल रहा है। उसने बोला है कि जो गैलेक्सीज है ना वो और दूर जाती जा रही हैं, जो जितना दूर है ना वो उतना दूर जा रहा है अपने, जैसे डिस्टेंस का, जैसे जिसका जितना दूर डिस्टेंस है वो उतना ही दूर जा रहा है। और इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या सिग्निफिकेंस है, ये पता लग रहा है कि भाई जो ये बिग बैंग थ्योरी है ये हुई थी, और यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। अब कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, अब जो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन थी ना, ये ना
इसमें क्या होता था कि ये वो रेडिएशन थी जो बिग बैंग के बाद जो गर्मी थी ना, उसके कारण ये रेडिएशन पैदा हुई थी। ये आज भी बची हुई हैं। जो गर्मी पैदा हुई थी ना उस बिग बैंग के बाद, ये आज भी बची हुई हैं, है ना। और ये हमें ये जो बिग बैंग के बाद गर्मी पैदा हुई थी ये उससे बनी थी, आज भी बची हुई हैं। ये हमें एविडेंस देती हैं कि भाई बिग बैंग कैसे हुआ, अर्ली यूनिवर्स की डेंसिटी कंपोजिशन कैसा था, उसके बारे में बताती हैं ये। अब ये देख लीजिए, हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो हम पढ़ा था उसके बारे में देख लीजिए। ये कॉस्मिक हॉल मिरर इफेक्ट, एक कॉस्मिक हॉल, जैसे ये जो हमने पढ़ा था ना ये वाला ग्रेविटेशनल वाला, ये जो इसे ना इसका दूसरा नाम है कॉस्मिक हॉल मिरर इफेक्ट। जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है ना उसका दूसरा नाम है कॉस्मिक हॉल मिरर इफेक्ट। एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जिसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के द्वारा, कॉस्मिक हॉल मिरर इफेक्ट में एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जिसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के द्वारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे गैलेक्सी स्टार के रिफ्लेक्शन, जिसमें गैलेक्सी स्टार का रिफ्लेक्शन होता है, इसमें लाइट किसी मैसेज ऑब्जेक्ट के अराउंड बंद हो जाती है, जिससे एक मिरर की तरह और हमारे लिए वह ऑब्जेक्ट में मैग्नीफाइड हमारे लिए या डिस्टॉर्टेड नज़र आता है। ठीक है, समझ में आ गया। कॉस्मिक हॉल मिरर इफेक्ट एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जिसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग द्वारा एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे गैलेक्सी स्टार का रिफ्लेक्शन होता है। इसमें लाइट किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड बंद हो जाती है, मतलब उसके जैसे वो ऑब्जेक्ट आएगा तो बंद हो जाएगी, और वो हमारे लिए एक मिरर की तरह काम करता है जिसमें वो हम उस मिरर को देख पाते हैं या मैग्नीफाइड कर पाते हैं। समझ में आ गया। थैंक यू।